हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 9th की हिस्ट्री है, चैप्टर 1 है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 के 4th यूनिट पर। चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, यानी क्या महिलाओं ने भी रिवॉल्यूशन किया था? तो जवाब है हाँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पेरिस के महिलाओं की है जो मार्च कर रही है वर्साइल की तरफ और फिर वहां जाकर के वो वापस राजा को भी अपने साथ ले आती है। ये तस्वीर है 5 अक्टूबर 1789 की। राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे रखी है और असेंबली लगातार संविधान बनाने पर काम कर रही है। तो ये महिलाएं जो हैं ये भी अपने अधिकारों को लेकर के सजग हैं और ये इनकी डिमांड है कि महिलाओं को भी संविधान के तहत अधिकार दिया जाए, पॉलिटिकल राइट्स उनको मिले, नौकरी में बराबर जो वेतन है, क्योंकि उस समय महिलाओं को ना बराबर मजदूरी नहीं मिलती थी, पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती थी और तो इन्हें भी समान अपॉर्चुनिटी मिले जॉब में, पॉलिटिकल पोस्ट्स पे या फिर नेशनल असेंबली में। इन सारे डिमांड्स को लेकर के ये सारी महिलाएं जो हैं वो मार्च कर रही है वर्साइल्स की तरफ और फिर वापस जब वो लौटती है तो अपने साथ किंग को भी लेके आती है। तो ये एक तस्वीर है जो इस बात के सबूत है या गवाह दे रही है कि उस समय भी महिलाएं रिवॉल्यूशन कर रही थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participant in the events which brought about so many important changes in the France society। यानी स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच की वुमेन थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उनकी वजह से ही फ्रांस में की सोसाइटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिले हैं। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। अब देखो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद जो नेशनल असेंबली आई, जो गवर्नमेंट आई, उसकी बात की जा रही है। तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी प्रेशर में आएगी इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से और कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे कि इनकी लाइफ में सुधार हो। ऐसा इनको लग रहा था, इनको ऐसा विश्वास था कि अगर हम कुछ इन्वॉल्वमेंट अपनी करेंगे, कुछ हम भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आएगी और फिर हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ अच्छे स्टेप्स उठाएगी। Most women of the third state had to work for a living। थर्ड स्टेट की बहुत सारी औरतों को काम करना पड़ता था लिविंग के लिए। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, मतलब वो सिलाई कढ़ाई या फिर लॉन्ड्री में कपड़े धोने का काम जो होता है वो करती थी। सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एट द मार्केट और वे आर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेज ऑफ द प्रॉस्पेरस पीपल। अब इसके अलावा उनका काम और क्या था, जैसे कि फूल बेचना, सब्जी बेचना, फ्रूट्स बेचना मार्केट में और फिर सर्वेंट के तौर पर, डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर काम करना। जैसे कुछ बड़े बड़े जो हाउस होल्ड वाले जो बड़े बड़े मतलब प्रॉस्पेरस पीपल है, मतलब समृद्ध लोग जो हैं, तो उनके घरों में एज ए सर्वेंट काम करना। तो ये सारे काम उस समय की औरतें जो हैं वो किया करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारी औरतों के पास तो मतलब शिक्षा भी नहीं थी, जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब की ट्रेनिंग भी नहीं थी। ओनली डॉटर ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड ए मैरिज फॉर देम। यानी केवल जो नोबेल क्लास और थर्ड स्टेट में जो धनी लोग होते थे उनकी बेटियां ही कॉन्वेंट में जाकर पढ़ पाती थी और उनकी पढ़ाई पूरी होते ही उनकी शादी कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्वी अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। देयर वेजेस वेयर लोअर देन दोज ऑफ मेन। मतलब जो वर्किंग वुमेन थी उनको अपने वर्क के अलावा जो भी वो काम करती थी, सब्जी बेचना, फल बेचना, फ्रूट्स बेचना या फिर किसी और धनी लोग के घर में जाके काम करना, ठीक है, जो भी उनका काम था उस काम सिलाई कढ़ाई करना, लॉन्ड्री में काम करना, तो जो भी उनका काम था उस काम को करने के अलावा उन्हें घर का भी काम करना पड़ता था
जैसे कि खाना बनाना है, पानी लाना है, पानी लाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। ब्रेड्स के लिए लाइन में जो लगना है ना, लाइन में लग के ब्रेड लाना, क्योंकि ब्रेड उस समय वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था, तो वो भी इन्हीं का काम था। और उसके बाद बच्चों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दे दी गई थी। देयर वेजेस वे आर लोअर देन दोज ऑफ मेन, मतलब उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो मजदूरी थी, वो पुरुषों के मुकाबले कम थी। वैसे आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता, आप सेम पोस्ट पे कोई लड़का जाए या लड़की जाए, उन्हें सेम सैलरी मिलती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। महिलाओं को कम वेजेस दिया जाता था पुरुषों के रिस्पेक्ट में। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट, वोमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। अब अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसे डिस्कस करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को, अपने जो भी मतलब इनकी जो भी हित थे, जो भी इंटरेस्ट थे, उसको आवाज देने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए ये लोगों ने क्या किया, अपना पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू किया, अपना न्यूज़पेपर निकाला। एंड अबाउट 60 वोमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। अलग अलग फ्रेंच सिटीज में लगभग 60 क्लब जो हैं, 60 के अबाउट क्लब जो हैं वो खुल गया। एंड द सोसाइटीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अब इन सारे क्लब में जो सबसे फेमस क्लब है उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन। ओके, वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वोमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मेन। यानी इनमें से इनका जो एक प्रमुख डिमांड था वो ये था कि जैसे पुरुषों को आपने जो पॉलिटिकल राइट दे रखा है, वैसा ही पॉलिटिकल राइट औरतों को भी चाहिए, है ना, इनको भी मिलना चाहिए। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens। अब जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या हुआ था, उसमें केवल पुरुषों का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 25 ईयर्स जिनका एज हो चुका है या उससे ज़्यादा के एज वाले हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिला था। और उसमें भी कंडीशन था कि उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब देखा जाए तो दो तरह से उस समय भेदभाव की गई थी। एक तो आपका जेंडर के आधार पर कि महिलाओं को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी बैकग्राउंड से आती हो, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। पहली बात तो पहला भेदभाव तो जेंडर के आधार पर ऐसे ही हो गया कि महिलाओं को बिल्कुल नहीं, साइड करो इनको भाई, केवल पुरुषों को मिलेगा। अब पुरुषों में भी वहां पर फिर भेदभाव शुरू हुआ, किस आधार पे, तो प्रॉपर्टी के आधार पे। यानी जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो कम से कम 3 दिन के मजदूर की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं, उन्हें वोटिंग राइट दी गई। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास अपनी लैंड्स नहीं है, जमीन नहीं है, उन लोगों को तो पहले ही वोटिंग राइट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अच्छा, ठीक है। तो खैर महिलाएं जो हैं ये अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, इन्हें लग रहा है कि महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं दिया गया यार। तो ये काफी मतलब उदास थे ये लोग। एंड दे डिमांडेड द राइट टू वोट। पता इनका डिमांड था कि भाई हमें भी वोटिंग राइट मिले, एंड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली में हमें भी चुना जाना चाहिए, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और जो भी पॉलिटिकल पद है वो भी हमें मिलना चाहिए। मतलब वोट डालने का अधिकार, असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार, और जो पॉलिटिकल पद जो भी हुआ, जैसे मंत्री वगैरह जैसे आज के समय होते हैं कि हर विभाग के अलग अलग जो पोस्ट होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उस तरह से इन्हें भी कोई ना कोई पॉलिटिकल पद जो है वो मिलना चाहिए। Only then they felt would their interest be represented in the new government। तभी इन्हें लगेगा कि हाँ भाई ऐसा अगर हो जाए, मतलब वोटिंग राइट मिल जाए, असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार मिल जाए, और जो पॉलिटिकल पद हैं, जो ऑफिस है, वो इन्हें मिल जाए, तब इनको जाके लगेगा कि हाँ भाई मेरा, हम लोग का भी एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो रहा है, प्रतिनिधित्व हो रहा है, वहाँ पे जो बात करते हैं हमारी भी बात रखी जा रही है, सुनी जा रही है। इन द अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। अब जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, इन्होंने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, पर इन्हें लगता था कि महिलाओं में भी सुधार की क्या है, जरूरत है, उनकी भी स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि स्कूल खोला, और फिर स्कूल खोल करके इन्होंने जितने भी गर्ल्स थे उन सब के एजुकेशन को
कंपलसरी बना दिया कि नहीं, अब सारे लड़कियों को स्कूल जाना है। पहले क्या था, केवल नोबेल और जो थर्ड स्टेट के रिच फैमिलीज थे उन्हीं की लड़कियां जाकर स्कूल कर पाती थी, लेकिन अब इसको कंपलसरी कर दिया है कि नहीं, सबको स्कूल में जाना है, सारी लड़कियों को पढ़ना है। और फिर ये बना दिया रूल कि उनके जो फादर हैं, देयर फादर कुड नॉट नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, मतलब उनके पिता उनकी इच्छा के बगैर उनकी शादी नहीं कर सकते। मतलब लड़कियों की इच्छा नहीं है कि मैं भाई शादी नहीं करूंगी मतलब करूंगी लेकिन इससे नहीं करूंगी, किसी और से करूंगी, तो फिर वो उसके पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके उसकी शादी नहीं करवा सकते हैं। या फिर बहुत से क्या होगी, नहीं कि मैं अभी नहीं करूंगी, मैं अभी पढ़ूंगी, बाद में करूंगी, तो माता पिता जबरदस्ती नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, शादी करो, बाद में पढ़ते रहना, तो इस तरह की चीजें अब वहां पे नहीं होने वाली है। मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, entered into freely and registered under civil law। मतलब जो मैरिज थी, अब शादियां जो होती थी, तो शादियों को क्या किया गया, ये बनाया, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। शादी जब होती है तो क्या होता है, लड़का लड़की के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ भाई अब हमको साथ रहना है, सुख दुख में भागी बन के रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो रहा है, तो ये स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए, है ना। आप किसका कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ हो रहा है तो आप दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते हो, आप स्वतंत्र रूप से कि हाँ भाई ठीक है, मैं पूरी तरह से खुद अपनी इच्छा से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ वाली बात होगी। तो शादी जो है अब एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फ्री कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं समझो कि मतलब क्या समझ सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे समझिए कि ये स्वतंत्र रूप से लिया गया कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब किसी के दबाव में आकर के आप शादी नहीं कर सकते हो किसी की भी। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वोमेन एंड मेन। और फिर जो डाइवोर्स का अधिकार है दोनों को दिया गया, वोमेन को भी और मेन को भी। मतलब ये नहीं कि पुरुष चाहे तलाक देना तो दे सकते हैं, महिलाएं नहीं दे सकती, तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी अब चाहें तो पुरुषों को तलाक दे सकती है। वोमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। अब जो महिलाएं हैं, है ना, उनको जॉब के लिए ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। अब वो कोई भी जॉब कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, और छोटा मोटा अपना अगर कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। ये सारे अधिकार जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उन्होंने उसने महिलाओं को दिया। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, एक तो ठीक है इन्होंने अच्छा काम किया कि शिक्षा सब तक पहुँचाया, इनके सुधार में जीवन स्तर सुधरे इसके लिए काम किया, जैसे कि स्कूलिंग जो है वो कंपलसरी कर दिया गया सभी गर्ल्स के लिए। उसके बाद पिता जो हैं वो आपके बिना लड़की की इच्छा के उसकी शादी नहीं करा सकते हैं। प्लस मैरिज को फ्री कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, उसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया, दोनों को अधिकार दिया गया, वोमेन और मेन, ठीक है। डाइवोर्स का वोमेन को ट्रेनिंग दी जाने लगी जॉब की, अब वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेस चला सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुधार यहाँ की जा रही है। बट जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि इनको अभी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। वोट डालने का अधिकार जो है इन्हें नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब वोट डालने का अधिकार नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है अब असेंबली में जाना और किसी पॉलिटिकल ऑफिस को संभालना, तो ये तो अभी बहुत दूर की बात है। Women's struggle for equal political rights, however, continued. During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities. अब इनकी जो लड़ाई थी पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, वो तो अब लगातार चल रही है, बिकॉज इनको मिला नहीं, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने भी इनको नहीं दिया। लेकिन जब आगे जाकर के 1793-94 में जब सरकार आती है जैकोबियन की, जिसको आप रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, उसके शासनकाल को, तो जो उस दौरान क्या हुआ कि उसने ऑर्डर निकाल करके वोमेन्स के सारे क्लब को बंद करवा दिया, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे उसको बैन करवा दिया।
तो ये सारा काम जो है वो रेन ऑफ टेरर के दौरान हो रहा था। मेनी प्रोमिनेंट वोमेन वेयर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एक्सक्यूटेड। बहुत सारे वोमेन्स को अरेस्ट कर लिया गया, जो इसका विरोध कर रही थी उनको अरेस्ट किया गया, और बहुतों को तो फांसी पर चढ़ा दी गई थी। ओके, वोमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस continued through the next 200 years in many countries of the world। अब ये जो लड़ाई है पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, ये अब यहां से 200 साल आगे तक ये चलती रहेगी। समझ रहे हो ना, ये आगे तक चलती रही, मतलब फ्रांस में, पूरे वर्ल्ड में, हर जगह ये लड़ाई जो है वो मतलब एक देश तक सीमित नहीं रह के इंटरनेशनल बन गई, क्योंकि हर देश में लगभग यही बात थी, वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। The fight for vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and early 20th century। मतलब जो 19th सेंचुरी के लास्ट में पकड़ लो आप, या फिर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के समय को ले लो, वहां तक ये जो लड़ाई है वो एक इंटरनेशनल मूवमेंट के रूप में पूरे वर्ल्ड में चलनी शुरू हो गई कि भाई वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। अब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान जो भी एक्टिविटीज थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी फ्रेंच वुमेन की, जो उन्होंने कुर्बानियां दी, जैसे आपने देखा कि जैकोबिन की जब सरकार आती है तो वो उनके क्लब्स को बंद करवा देती है, उनकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर देती है। जब महिलाएं विरोध करती है इसका तो फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और कईयों को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी जो कुर्बानियां महिलाओं ने उस समय दी, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी कुर्बानियों को याद रखा गया एज ए मेमोरी के तौर पर, जिससे उनको इंस्पायरेशन मिले कि भाई ये उन्होंने इतनी कुर्बानी दी तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। जैसे कि आज क्या है, आज जैसे कि हम भगत सिंह को याद करते हैं, है ना, कि एक 23 साल का लड़का जो है वो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ा। The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memories। अब जो एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंच वुमेन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, उनको पूरे मूवमेंट के दौरान जो लगभग 150-200 साल तक चला इनका, इसको एज ए मेमोरी के तौर पर याद रखा गया, जिससे इनको इंस्पायरेशन मिलती थी। आपने देखा किस तरह से जैकोबियन गवर्नमेंट ने इनके क्लब्स को बंद करवा दिया, इनकी एक्टिविटीज़ को बैन करवा दिया, जिन महिलाओं ने विरोध किया उसको फांसी पे चढ़वा दिया। तो एक तरह से बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं इन औरतों ने, और उसको याद रखा गया पूरे मूवमेंट के दौरान। और ये जो पॉलिटिकल राइट्स, वुमेन को भी पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, पुरुष और महिलाओं दोनों को बराबर हैं, ये जो बातें थी ये 150 साल तक जो चली वो पूरे वर्ल्ड में होनी शुरू हो गई, क्योंकि केवल फ्रेंच का यह मुद्दा नहीं रहा, ये तो पूरे वर्ल्ड का मुद्दा बन गया। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस ओन द राइट टू वोट। अब 1946 में जा करके वुमेन को वोट डालने का अधिकार फ्रांस में मिला। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, और हमने आज़ाद होते ही आज़ाद हुआ, और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें सबको वोटिंग राइट दे दी गई थी, वुमेन हो, मेन हो, और मतलब 21 साल से, उस समय शायद 21 साल रखा गया था, शायद नहीं 21 साल ही रखा गया था। तो उस समय 21 ईयर एज रख दिया गया था वोट डालने के लिए, कि 21 ईयर्स के जो भी लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र के हो, सबको वोटिंग राइट दिया गया था। तो एक उस तरह का जो मताधिकार है देने वाला पहली कंट्री इंडिया ही थी, जिसने इस तरह से आज़ाद होते ही पूरे देश में सार्वभौमिक मताधिकार जिसको बोलते हैं, है ना, ये देने का काम किया। आपके सामने एक तस्वीर है, ये जो महिला है इनका नाम है ओलम्प द गोज। ये रिवोल्यूशनरी वुमेन है,
इन्होंने, इनका जो एज है, इनका जीवन काल दिया यहाँ हुआ है यहाँ पे 1748 से 1793। अब 1793 में क्या हुआ था, तो इनको फांसी दे दी गई थी। जैकोबियन सरकार ने इनको फांसी दे दी थी। क्यों फांसी दी थी, तो असल में इन्होंने जैकोबियन सरकार का विरोध किया था। जैकोबियन सरकार जो लगातार ह्यूमन्स पॉलिटिकल क्लब को बंद करवा रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़ पर बैन करवा रहे थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया। और जब विरोध किया तो फिर जैकोबियन सरकार ने क्या किया, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, इनको अरेस्ट किया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया और फिर इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इनका नाम है ओलंब द गूज। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन ओलंब द गूज। Olympe the Gouges was one of the most important of the political active women in the revolutionary France. She protested against the constitution and declaration of right of men and citizens as they excluded women from the basic right that each human being was entitled to. अब जो बेसिक ह्यूमन राइट्स वो तो सभी को मिलना चाहिए था, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मिलना चाहिए था। तो ये नाराज चल रही थी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि 1791 में आया था, तो उससे वो बिल्कुल नाराज चल रही थी। उन्हें लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गलत किया कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया। इन 1791 शी रोट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. अब जैसे पुरुषों ने क्या किया था, उन्होंने अपना एक बनाया था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, है ना। तो मैन और सिटीजन को लेकर के उन्होंने एक राइट्स का डिक्लेरेशन दिया था। तो उसी हिसाब से इन्होंने बनाया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ठीक है। और इसको इन्होंने रानी के सामने, असेंबली के सामने, जो नेशनल असेंबली है उसके सामने रखा, उसको भेजा ये सारा जो डिक्लेरेशन था, और बोला कि इस पे आप काम कीजिए, मतलब इस पे काम कीजिए और ह्यूमंस को, वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स वगैरह जो भी कुछ है वो प्रदान कीजिए। ओलंब द गूज क्रिटिसाइज्ड द जैकोबियन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब and she was tried by the National Convention which charged her with the treason and soon after this she was executed. अब जैकोबियन की जब सरकार ने, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट तो कुछ हद तक तो ठीक थी, पर जब जैकोबियंस की गवर्नमेंट आई तो उसने पूरी तरह से इनके क्लब्स को बंद करवा दिया, ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज हो रही थी उसको बैन करवाया। और जब इन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है, इन्होंने सी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, तो फिर नेशनल कन्वेंशन, अब नेशनल कन्वेंशन क्या है, जो नेशनल असेंबली थी, आपके रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के दौरान जो नेशनल असेंबली थी, जो वही जब जैकोबियन की सरकार आती है तो उस समय नेशनल कन्वेंशन बन जाती है। तो नेशनल कन्वेंशन ने इन पे मुकदमा दायर किया, इन पे देशद्रोह का आरोप लगा और फिर इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो आप देख सकते हो आतंक का युग उस समय क्यों कहा जा रहा है। गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर, आज क्या है, आज के दौर में आप प्रधानमंत्री का विरोध कर देते हो, उनका पुतला फूंक देते हो, नहीं नारेबाजी करते हो, और सरकार चुपचाप आपकी बातों को सुनती है और फिर उसको उसके हिसाब से एक्ट भी करती है। पर उस समय क्या था, आप गवर्नमेंट का विरोध भी नहीं कर सकते हैं और विरोध करने पर सीधे फांसी हो जाती थी, समझ रहे हो ना। तो यूं ही इसको रेन ऑफ टेरर नहीं कहा जाता है। जैकोबियन गवर्नमेंट को की सरकार को का जो समय है उसको रेन ऑफ टेरर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंब द गूज डिक्लेरेशन। अब यहां पर कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं जो कि ओलंब द गूज के डिक्लेरेशन में था। पहला, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स, यानी महिलाएं भी स्वतंत्र पैदा हुई है और इन्हें भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले हैं प्रकृति के द्वारा। गवर्नमेंट ने नहीं दिया पर प्रकृति ने दिए हैं। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ वुमेन एंड मैन। अब जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसका मकसद होना चाहिए कि वो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी
पॉलिटिकल राइट की रक्षा करें, एंड दीज राइट्स आर नेचुरल राइट्स की रक्षा करें। दीज राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड एबव ऑल रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। जैसा कि पुरुषों के अधिकारों में जो डिक्लेरेशन था बिल्कुल वही चीज़ है, बस यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ औरतों को भी शामिल कर दिया गया है ना, कि औरतों को भी नेचुरल राइट्स मिले हैं और जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन हैं उनका मकसद होना चाहिए उस नेचुरल राइट्स को की रक्षा करने का। और वो नेचुरल राइट्स कौन कौन है, तो वो है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार महिलाओं को मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी उनकी सुरक्षा, और एबव ऑल रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, और जो भी मतलब शोषण हो रहा है उसके विरोध करने का भी अधिकार उनके पास होना चाहिए। The source of all sovereignty reside in the nation, which is nothing but the union of women and men। अब जो भी शक्ति है ना, जो भी पावर है वो नेशन में निहित है, और नेशन कुछ और नहीं है बल्कि वो वोमेन और मैन का ही एक यूनियन है। मतलब आप नेशन में सिर्फ मैन को नहीं देख सकते हैं, वोमेन भी उसका हिस्सा है। तो वोमेन और मैन का जो यूनियन है वही नेशन है। द लॉ शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। All female and male citizens should have a say either personally or their representative by their representative in its formation, and it should be the same for all। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि the law should be the expression of the general will। जो भी कानून बनने चाहिए वो सामान्य लोगों की इच्छा के हिसाब से होना चाहिए, मतलब जनसाधारण जो चाह रहे हैं उस हिसाब से कानून बनना चाहिए, और उसमें मेल और फीमेल दोनों को शामिल करना चाहिए। जो उसका फॉर्मेशन होगा, जो लॉ बनेगा वो केवल ऐसा नहीं कि पुरुष अपने हिसाब से बनाकर चले जाएं, उस लॉ के फॉर्मेशन में महिलाओं का भी रोल होना चाहिए, वो पर्सनली इन्वॉल्व हो या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इन्वॉल्व हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट उनका भी होना चाहिए। और जो लॉ बने वो सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑल द फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talent। यानी महिलाओं को भी पुरुषों के हिसाब से इक्वल सम्मान मिलना चाहिए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे पुरुषों को आप रोजगार दे रहे हो वैसे महिलाओं को भी आप रोजगार दीजिए, सम्मान दीजिए, और फिर जो उनको पद मिले वो उनकी एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, न कि किसी भेदभाव कर, मतलब जैसे कि जेंडर के आधार पर भेदभाव कर रहे हो और उनको छांट रहे हो कि नहीं महिलाओं को ये चीज़ नहीं देंगे, तो ये गलत बात है। आप उनकी एबिलिटी देखिए, अगर वो एबल हैं, पुरुषों से ज़्यादा एबल हैं, तो फिर उन्हें वो जॉब दीजिए। तो जो जॉब मिलना चाहिए वो एबिलिटी के आधार पर होना चाहिए, उनके टैलेंट के आधार पर होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये इनका कहना है। नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन एंड शी इज एक्यूज्ड, अरेस्ट एंड डिटेन्ड इन द केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। अब कोई औरत अपवाद नहीं है, यानी औरतों को ऐसा नहीं कि ये तो औरत है यार अब क्या कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। औरतें भी पुरुषों के बराबर हैं और उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है, उनके खिलाफ केस चल सकते हैं बाय लॉ, मतलब जो नियम है उसके हिसाब से। एंड वोमेन लाइक मेन ओबे दिस रिगरस लॉ, और महिलाओं को भी तैयार रहना चाहिए कठोर नियमों का पालन करने के लिए, जैसे कि पुरुष करते हैं। तो ये एक डिक्लेरेशन है, इसको आप याद रखिएगा। अब आगे आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये एक तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर ये बेकरी की दुकान है, ब्रेड्स लेने के लिए यहाँ मारामारी हो रही है, और आप देख रहे हैं कि इसमें महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो लाइन में खड़ी है। आई थिंक सभी महिलाएं हैं या कुछ पुरुष भी शायद दिखाई दे रहे हैं। तो ये है वोमेन क्यूइंग अप एट अ बेकरी, यानी बेकरी में पाव रोटी लेने के लिए ये सब महिलाएं लाइन में लगी हैं। मतलब उस समय महिलाओं का काम था यहाँ से ब्रेड्स वगैरह लाना। यहाँ पे कुछ कोटेशन दिया हुआ है, जरा उसको हम लोग देखते हैं। In 1793, the Jacobean politician Sumet sought to justify the closure of women's club on the following grounds। अब ये चिल्ला कर बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्यों वुमेन्स क्लब को बंद करवाया, मतलब ये अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि हैज नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज टू मेन
मतलब क्या नेचर ने जो डोमेस्टिक घरेलू काम है वो करने के लिए पुरुषों को कहा है? नहीं ना, पुरुषों को तो नहीं कहा है। सी गिवन अस ब्रेस्ट टू नेचर बेबीज, यानी जो ब्रेस्ट है वो किसे मिला? वो तो महिलाओं को मिला है, ताकि वो बेबीज को मतलब दूध पिला सके या फिर जो भी है उसका पालन कर सके। तो ये जो ब्रेस्ट है वो किसे मिला? वो तो महिलाओं को मिला है ना। तो ये पूछ रहे हैं सवाल कि क्या मतलब पुरुषों को डोमेस्टिक काम करने की जिम्मेदारी दी गई है? क्या पुरुषों को ब्रेस्ट मिला है? नेचर ने पुरुष को तो ब्रेस्ट नहीं दिया है ना। उनका कहना है नो। सी सेड टू मैन, अभी जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं और खुद भी जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सी सेड टू मैट, मतलब सी किसके लिए आया है? नेचर के लिए। कि नेचर ने पुरुषों से कहा है बी अ मैन हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज, दैट इज योर किंगडम। यानी आप एक पुरुष बनो, शिकार करो, खेती करो और पॉलिटिकल ड्यूटीज निभाओ, यही तुम्हारा साम्राज्य है। सी सेड टू वुमेन, वो वुमेन से क्या कह रहे हैं? बी ए वुमेन, एक औरत बनो। जैसे कि पुरुषों का कहा गया बी ए मैन, आप एक पुरुष बनो, वैसे ही नेचर वुमेन से कह रही है कि बी ए वुमेन, यानी वुमेन बनो। द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटीज ऑफ मदरहुड एंड दोज आर योर टास्क। मतलब घर संभालना, माँ का जो काम है वो करना, ये सब तुम्हारा टास्क है। सीमलेस आर दोज वुमेन हु विश टू बिकम ए मैन, यानी वो सारी औरतें निर्लज हैं जो एक पुरुष बनना चाह रही है। हैव नॉट ड्यूटीज बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या ड्यूटीज को सही ढंग से, उचित ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया गया है? मतलब उनका मानना है कि ड्यूटीज तो बांटी हुई है कि औरतों को क्या करना है, पुरुषों को क्या करना है। तो फिर जो औरतें चिल्ला रही है कि नहीं हमें भी वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी असेंबली में भाग लेंगे, तो ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। ये इनको करना ही नहीं, क्योंकि ये काम तो पुरुषों का है। मतलब ये क्यों पॉलिटिकल क्लब बंद करवा रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए ये यहां पर ये मंतव्य दे रहे हैं। खैर, इनकी बातों से शायद आप भी सहमत नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये तो जो नेचर ने ब्रेस्ट दिया औरतों को, पुरुषों का शरीर अलग बनाया, औरतों का शरीर अलग बनाया, तो ये तो शरीर अलग है, तभी तो औरत औरत है और मर्द मर्द है। लेकिन जो बाकी चीजें जैसे पढ़ाई लिखाई करना, कोई काम करना, देश में कैसे पॉलिटिकल जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना, ये सब अलग बातें हैं। इनका वुमेन मैन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने जितने अच्छे ढंग से देश को चलाया है ये सभी आज एग्जाम्पल के तौर पर याद रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का औरत मर्द होने से कोई वास्ता नहीं है। खैर, इन्होंने उस समय की सोच को बताने की कोशिश की कि उस समय के लोग क्या सोचते थे। इनकी बातों से उस समय के लोगों की थिंकिंग समझ में आ रही है, और अब आपको लग भी रहा होगा कि नहीं उस समय कितना मुश्किल रहा होगा औरतों का जीवन, और कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई लंबी थी। मतलब एक तो स्ट्रगल था ही इनका, क्योंकि बहुत सी औरतों को आपने देखा कि फांसी पर चढ़ा दिया गया जैकबीन सरकार के दौरान, और साथ ही ये लड़ाई जो है ना वो लगभग 150-200 साल चली, तब जाके इनको पॉलिटिकल राइट्स वगैरह मिले।